हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विज़न की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं और इस पे क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज इसी के अंदर आगे स्टेप टू स्टेप चलते हुए फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी जो मासिक चक्र या जिसे रजोधर्म कहते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान जब यूट्रस के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ी। फर्टिलाइजेशन के बारे में आगे बात करेंगे, जो नेक्स्ट हम यूनिट पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी रजोधर्म मासिक चक्र या माहवारी चक्र जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए बात करने के लिए जो बिंदु है या पॉइंट है वो क्या है कि अगर देखा जाए ह्यूमन के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल सबसे पहले देखा जाए फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर आने वाली चीज़ है। फीमेल कैंडिडेट्स में होता है, ये महिलाओं में होता है, या फिर कौन सा जेंडर, फीमेल जेंडर के अंदर, या हमारे पास किस जेंडर के अंदर, फीमेल जेंडर के अंदर ये घटना घटित होती है। ह्यूमन, बात करें मंकी, एपीज, इनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो ये मासिक चक्र होता है, माहवारी जो होती है या माहवारी चक्र होता है या पीरियड जिसे कहते हैं, डेट जिसे कहते हैं, ये क्या है 28 डेज के होते हैं। 28 डेज के होते हैं, 28 दिन का होता है ये पूरा का पूरा चक्र। ये पूरा का पूरा चक्र 28 दिन का होता है। परंतु कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ जिनमें डाउट भी रहते हैं बच्चों के। तो वो क्या है, ये ±1 डे हो सकता है नॉर्मल सिचुएशन में, ±1 डे हो सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। साधारण अवस्था में एक दिन ज़्यादा या कम होता है, 27 से 29 डेज तक जा सकता है। परंतु कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हार्मोन डिस्टर्ब की वजह से वीकली, साप्ताहिक भी आने शुरू हो जाते हैं। ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि उसके साथ लाइफ टाइम रहती है, ये उस समय होती है जब वो एकदम से कोई बदलाव करती है महिला। जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे महिला ने कोई एकदम से कोई एथलीट या कोई ट्रेनिंग ज्वाइन की है, मान लो कोई वीक, मान लो पहले से बॉडी में क्या वीक है थोड़ी महिला, और उसका सिलेक्शन हो गया मान लो उत्तराखंड पुलिस में या किसी पुलिस में हो गया। तो अब इनकी 9 to 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें भाग दौड़ करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, कई सारे कार्य करवाते हैं, अधिक परिश्रम करवाते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है, यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल वीकली कन्वर्ट भी हो जाता है, आफ्टर 10 डेज भी हो जाता है। स्टार्टिंग में इस प्रकार की समस्याएं कुछ महिलाओं को उत्पन्न होती है, आरंभिक स्थिति में कुछ उत्पन्न होती है। इसके पीछे कारण हो सकता है पुअर डाइट, बहुत कम खाना खाना भी इसके पीछे कारण हो सकता है। वो पहले वीक है और वो अधिक परिश्रम कर रही है, या हार्मोन के डिस्टर्बेंस के कारण भी ऐसा हो सकता है। जब हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस हो जाए तब भी साइकिल में क्या गड़बड़ आ जाती है। तो हार्मोन्स के साथ इसका एक काफ़ी अच्छा क्या है, रिलेशन है। तो नॉर्मली जो बात कर रहे हैं हम 28 डेज या ±1 डेज, 27 to 29 डेज की बात हो रही है, ये नॉर्मल केसेस में है। अब मैंने आपको इसके अपवाद भी बता दिए, कुछ क्या है हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से, या क्या है एक वीक महिला के द्वारा बहुत हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना, एकदम से लाइफ में बदलाव लाना, इस प्रकार की चीज़ों में, तब उन्हें इस प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। और ऐसा भी होता है कुछ महिलाओं के साथ में कुछ इस प्रकार के केसेस भी होते हैं कि लगभग क्या है 40-35 डेज बीत जाते हैं, तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी ये चक्कर कंप्लीट नहीं होता है, पीरियड्स नहीं आते हैं। तो इसके पीछे ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, सिर्फ प्रेग्नेंट के केस में ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। ये क्या होता है, जो ये 28 डेज है, इससे कम का कारण ही बता दिया, तो ज़्यादा का कारण भी सुन लीजिए। कई बार ये क्या है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं, कई बार ये क्या है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं या करवा लिए जाते हैं, टेबलेट वगैरह लेकर के करवा लिए जाते हैं, वो एक अलग केसेस है। नॉर्मल स्थिति के अंदर भी एक्सटेंड कर जाते हैं, ये भी उन्होंने कुछ अपने शरीर में ऐसा कोई बदलाव या कोई टेबलेट मेडिसिन वगैरह नहीं ली, तब भी ये 28 डेज से 35-40 डेज तक चले जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, यानी इसके पीछे कारण अगर हम सारे कारण जाने तो नंबर 1 कारण हमारे पास ये है कि उस महिला की पुअर डाइट,
यानी सही से खाना ना खाती हो, तो उसके साथ ऐसा केसेस हो सकता है। नंबर 1 केस। नंबर 2 स्ट्रेस, वो महिला तनावपूर्वक तनाव में रहती हो, इसके कारण भी, हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण भी ये क्या है, बढ़ सकता है या आने में देरी ले सकता है। हेल्थ इश्यू, यानी स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तब भी ये साइकिल्स क्या है, या ये जो पीरियड है इसका साइकिल का जो टाइम टेन्योर है वो बढ़ जाता है। तो और भी कई सारे कारण रहते हैं। ये मैंने उस केसेस में बताया है, किस केसेस में इसका समय अंतराल बढ़ जाता है, इसके पीछे ये है कि ये चीज़ें। अब किसी के मन में ये आएगा सिर्फ प्रेगनेंसी में भी तो बढ़ जाता है। ये मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के रूप में बताया, 28 डेज से क्या 1 वीक 2 वीक एक्स्ट्रा हो जाए। प्रेगनेंसी के अंदर पूरे 9 मंथ्स के अंदर, 9 मंथ्स के करीबन, 9 मंथ्स के करीबन आपने देखा होगा कितना मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। वो बात नहीं कर रहे। हाँ, एक्सटेंड होने के पीछे कारण प्रेगनेंसी भी है, एक्सटेंड होने के पीछे कारण प्रेगनेंसी भी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या एक्सटेंड हो जाएंगे, पर तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए। और मिसकैरेज वगैरह ये सब चीज़ें हल्की फुल्की बीच में हम बात करने वाले हैं। तो अपना जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी है। अगर अब हम बात करें तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर अगर बात की जाए। हाँ, 1-2 चीज़ें और हम देख लेते हैं। वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है एमएस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। मेनार्क, कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। मेनार्क, एक टर्म होती है मेनार्क, कि मेनार्क क्या है। एक टर्म होती है मेनार्क, कि मेनार्क टर्म क्या है। जब महिला या लड़की जब क्या 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच, 11 से 14 वर्ष की आयु के बीच यौवनावस्था में प्रवेश करती है, प्यूबर्टी एज में या यौवनावस्था में, जब यौवनावस्था में प्रवेश करती है तो उसके क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आरंभ हो जाते हैं, माहवारी चक्र आरंभ हो जाता है। तो ध्यान रखिए, बात हो रही है मेनार्क की। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेनार्क क्या है। तो मेनार्क से अभिप्राय ये है कि जब महिला के जीवन काल में, जब यौवनावस्था में प्रवेश करती है, प्यूबर्टी एज में या यंग एज में या सेकेंडरी लाइफ में, ये क्या है, सेक्स ग्लैंड सेकेंडरी स्टेज में क्या है, जब क्या है एंटर करती है, तो उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल के, यानी माहवारी चक्र स्टार्ट हो जाता है, यानी रजोधर्म जैसी, या ये कह सकते हैं कि इसे कहते हैं कि यहां पर सबसे पहले डेट वगैरह आना शुरू हो गया। मेनार्क को हिंदी में आपने एक नाम और सुना होगा, रजोदर्शन। रजोदर्शन, इस नाम से आप समझ चुके होंगे कि जब सबसे पहली बार महिला में एमएस मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आरंभ होता है या फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान उसे रजोदर्शन कहते हैं। पैडमैन मूवी के अंदर देखा होगा आपने, अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी के अंदर देखा होगा कि उस एक बेचारी लड़की को अलग रूम में क्या है, सुला दिया जाता है कि रजोदर्शन हुए। तो ये क्या होती है, अधिकतर जो एक एवरेज एज होती है ये 11 से 14 वर्ष की आयु होती है, जिस दौरान क्या है, रजोदर्शन होता है, जिस दौरान क्या है, रजोदर्शन होता है। तो आपको मेनार्क, इस बात में ये क्या, इस नाम को आपको याद रखना है। हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, तो क्वेश्चन के दौरान आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ मेनार्क आंसर देना है, कहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल आंसर देना है और कहाँ मेनोपोज आंसर देना है। तो हमने यहाँ एक टर्म पढ़ी है मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी है मेनार्क। इसके साथ अगर हम एक टर्म और पढ़ें तो वो होती है मेनोपोज। इन टर्म्स को बड़े ध्यान से याद रखना। मैं आपको बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। मेनोपोज की बात आती है
तो जब क्या महिला 45 से 50 वर्ष की आयु में, जब महिला क्या लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु हो जाती है तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉपिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब माहवारी चक्र जब महिलाओं में समाप्त हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं, उसे मेनोपॉज कहा जाता है। जब महिलाओं में माहवारी चक्र समाप्त हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। ये जो एज दी गई है ये क्या है, नॉर्मल एक एवरेजन एज होती है। आपने कुछ केसेस ऐसे भी सुने होंगे कि ठीक है सर, अगर 50 वर्ष की आयु में मेनोपॉज हो जाता है तो हमने ऐसे भी सुना है कि फॉरेन में 56 ईयर ओल्ड 60 ईयर ओल्ड महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक एवरेजन एज होती है कि अधिकतर जो ओवरऑल एवरेजन देखा जाए तो अधिकतर 45 से 50 वर्ष में हो जाता है। कुछ महिलाओं में ऐसी समस्या 36-35 ईयर के बाद भी आना आरंभ हो जाती है। कहते हैं ना कि फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत हो रही है, तो 35 की एज में भी हो सकता है। वो तो देखे तो 40 की एज में होती है, अधिकतर हमारे इंडिया में 40 की एज में भी चला जाता है ऐसा चीज़। तो ये एटमॉस्फेरिकल कंडीशंस होती है कुछ, परंतु जब यहाँ साइंस बात करती है तो यहाँ एवरेजन बात करती है। जो ओवरऑल क्या है कि हमारे पास एवरेज कितना है, तो 45 से 50 वर्ष है, 45 से 50 वर्ष। एक हमने बात कर ली है मेनार्क की, मेनार्क यानी रजोदर्शन, और यहां ये क्या है, यौन अवस्था में प्रवेश करती है तो पहली बार क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का चलना या ब्लीडिंग होना। दूसरा हमने देखा मेनोपॉज, स्टॉपिंग ये साइकिल, यानी कहने का मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, बंद हो जाना, यानी अब मासिक चक्र समाप्त हो जाना, मासिक चक्र समाप्त हो जाना। ठीक है, अब मासिक चक्र क्या है, समाप्त, मेनोपॉज। ये क्या कहलाता है, मेनोपॉज। रजोनिवर्ती कहते हैं इसे हिंदी में, इसे हिंदी में रजोनिवर्ती कहते हैं। तो रजोदर्शन और रजोनिवर्ती में हमने देखा कि रजोदर्शन महिलाओं में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने की प्रथम स्टेज होती है और रजोनिवर्ती अंतिम स्टेज होती है। तो कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि अगर हम बात करें मेनार्क, अगर हम बात करें मेनार्क यानी रजोदर्शन, और दूसरी बात करें मेनोपॉज, रजोनिवर्ती, तो इसके बीच में महिलाओं का फर्टिलाइजेशन पीरियड, ये कह सकते हैं कि इनके बीच में रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है महिलाओं में। इसके बीच का जो समय होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है। यानी इस प्रावस्था के अंदर, कहने का मतलब रजोदर्शन की बात करें तो 11 से 14 वर्ष की आयु, और रजोनिवर्ती की बात करें तो 45 से 50 वर्ष की आयु। इन दोनों आयु के बीच का जो भी समय अंतराल होता है, इन दोनों आयु के बीच का जो भी समय अंतराल होता है वो महिलाओं में रिप्रोडक्टिव फेज या निषेचक प्रावस्था होती है, निषेचन प्रावस्था होती है। इस दौरान महिलाएं ओवम यानी अंडाणु रिलीज करती है और इन्हीं अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है, इन्हीं अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। तो हमें इन टर्म्स को बड़े ध्यान से याद रखना है और अलग अलग रखना है, होच पोच नहीं करना है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बने हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी में भी बने हुए हैं, पर्टिकुलर साइंस का अगर कोई पेपर आ रखा है उसमें, एनडीएस सीडीएस में, यूपीएससी में, पीसीएस में, जो भी स्टेट पीसीएस है, आरएस जैसे एग्जाम के अंदर, इनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। मेनार्क, रजोदर्शन, मेनोपॉज, रजोनिवर्ती, इनके बारे में, इन टर्म्स के बारे में पूछा जाता है या डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पुट होता है। तो हमने जो चीजें पढ़ी है, अब इसको पहले इतनी को हम स्लाइड के द्वारा स्टेप टू स्टेप देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो ये क्या होता है,
अगर यहाँ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ए ह्यूमन, एपीज, मंकी एंड इन ए ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑफ 28 डेज होता है क्या? यही बात की 28 दिन का होता है। अगर हम यहाँ सबसे पहले बात करें किसकी, मेनार्क के बारे में बात करें, तो मेनार्क के बारे में भी हमने देखा कि इसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। और रजोदर्शन की जो एज होती है यानी मेंस्ट्रुएशन माहवारी चक्र आरंभ होता है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। 11 से 14 वर्ष की आयु में ये बात हम कर चुके हैं। यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी साइकिल की। मेनार्क, और इसके बाद मेनोपॉज के बारे में भी बात किया। रजोनिवृत्ति, ये स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। अब भी बता रहा हूं प्यारे बच्चों, 45 to 50 ईयर्स की जो बात हो रही है ये एवरेजन होती है, ये एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लंबे समय तक चलता रहता है, महिलाओं में, पुरुषों में या किसी भी ह्यूमन के अंदर एटमॉस्फेयर का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ टेम्परेचर ऐसे होते हैं जहां पर कुछ जगह एटमॉस्फेयर सराउंडिंग ऐसा माहौल ऐसा होता है जहां व्यक्ति बहुत जल्द इन चीजों से क्या है, बाहर निकल जाता है। यह है मेनार्क और दूसरा है मेनोपॉज। मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में रिप्रोडक्टिव फेज है और इस दौरान क्या फीमेल के द्वारा ओव्यूम रिलीज किया जाता है। अब इसे साइकिल कैसे कहते हैं, देखिए घटनाओं का एक ऐसा चक्र जो एक माहवारी से अगले माहवारी तक का माहवारी चक्र कहलाता है। माहवारी चक्र कहलाता है, कहने का मतलब है पूरा 28 डेज का जो साइकिल होता है, एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर के नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक, एक माहवारी से लेकर के अगली माहवारी तक के पूरे जो एक साइकिल होता है, जो पूरे एक पीरियड जो होता है, एक समय अंतराल होता है, इसे क्या है, माहवारी चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। यानी सीधी भाषा में देखें तो एक डेट से अगली डेट तक के बीच का जो पूरा का पूरा ये यहाँ पर जो चक्र है या जो समय अंतराल है, इसमें जो घटनाएं घटित होती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या माहवारी चक्र के क्या है, भाग है, और उसमें वो परिवर्तन होने वाली प्रावस्थाएं हैं या फेजेस है, प्रावस्थाएं हैं या फिर फेजेस है। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो माहवारी चक्र है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है माहवारी चक्र है, ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है, 4 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। कहने का मतलब इसमें 4 प्रावस्थाएं होती है, 4 फेज होते हैं। इसमें क्या है, 4 प्रावस्थाएं होती है, 4 इसके अंदर क्या होते हैं, फेज होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ फेज होते हैं, इसमें 4 नंबर ऑफ फेज होते हैं। 1 by 1 उन फेजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, एक एक फेज को उठा करके डिटेल में बात करेंगे। तो यहां तक जो हमारे पास बनने वाला क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो है कि मेनार्क क्या है, या क्या है, किसी महिला का, किसी लड़की का यौन अवस्था में प्रवेश करने को क्या कहते हैं, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आरंभ होने को क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, या इसके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने को क्या कहते हैं, निषेचन की क्रिया स्टार्ट होने को क्या कहते हैं, या ओव्यूम प्रोड्यूस होने की स्टार्टिंग आरंभिक अवस्था कैसे पता चलती है, मेनार्क से पता चलती है। किससे, मेनार्क से, रजोदर्शन। और महिला कब निषेचन क्या है, निषेचन करना बंद कर देती है, ओव्यूम रिलीज करना बंद कर दिया है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेनोपॉज। और जो यहाँ के इसके बीच वाला है ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है और इस दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं। अब ये एक प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रत्येक साइकिल 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। ये क्या है, 4 अवस्थाएं। यहां सामने आपको इस प्रकार से ग्राफ में दिख रहा होगा, 3 ही बन रखी है, पर तो यहां कलर वाइज देखें तो आपको कुछ अलग नजर आएगा। ये सिर्फ बताने का था कि इस प्रकार से है, परंतु देखते हैं कि 4 प्रावस्था कौन कौन सी है। हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है हार्मोन्स का, ये आरंभिक स्थिति में मैंने आपको बता दिया था। जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया था उसी दौरान हम जब बात कर रहे थे कब व्यक्ति में क्या लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिलाओं में कब हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना आना या जल्दी आ जाना, समय से पहले आना या डिस्टर्बेंस होना कब होता है, हार्मोन्स के कारण। तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। मेनली यहाँ पर 4 हार्मोन है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका कहां कहां पर कौन सी प्रावस्था के अंदर प्रयोग हो रहा है, कौन से फेज के अंदर प्रयोग हो रहा है, इनके बारे में हम बात करेंगे। परंतु यहां से क्वेश्चन क्या जनरेट होता है वो सुन लीजिए।
क्वेश्चन क्या जनरेट होता है यहां से, क्वेश्चन यहां से यह जनरेट होता है कि आपको ये मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से कौन सा हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल से नहीं जुड़ा हुआ है। 3 नाम यहां दे दिए जाएंगे, एक चौथा नाम कुछ और दे दिया जाएगा, एक चौथा नाम कुछ और दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन 4 हार्मोन हैं। किस प्रावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक एक्टिवेट होता है, कौन से हार्मोन का क्या कार्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। परंतु इससे पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, उसका लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 देखना बहुत जरूरी है, जिसमें यूट्रस पढ़ाया गया था, गर्भाशय पढ़ाया गया था। अगर आप दिए गए लेक्चर्स को सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ये चीजें साइंस में सबसे आसान है। अगर रैंडमली बीच बीच से उठा करके पढ़ेंगे तो ये है कि कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी। अब सीखना है या रटना है ये आप पे डिपेंड करता है, सीखना है रटना आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए पहले लेक्चर 1, 2, 3 तीनों वो देख करके आए, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़े। चलिए देखते हैं। 4 हार्मोन है जिनका बहुत बड़ा कंट्रोल किया जाता है या बहुत बड़ा योगदान होता है। इन हार्मोन्स के बारे में यहां कुछ डायग्राम देख रहे हैं। अभी ये डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा, परंतु स्टेप टू स्टेप जब ये 4 फेजेस पढ़ाए जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद ये असाइनमेंट बनाएं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट जो होता है 4 फेजेस में होता है, 4 प्रावस्थाओं में होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कितनी प्रावस्थाएं होती है, 4। ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ये भी एमसीक्यू बनता है, और एक एमसीक्यू और बनता है इनको सीक्वेंस में लगाना। इन 4 प्रावस्थाओं में क्या होता है, सबसे रजोस्राव प्रावस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज अभी बताऊंगा पूरा डिटेल में, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, फॉलिकुलर फेज क्या है, ओव्युलेटरी फेज क्या है, ल्यूटेरल जो सेक्रेटरी फेज क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। परंतु 4 प्रावस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमारे पास जो प्रावस्था है मेंस्ट्रुअल फेज है, रजोस्राव प्रावस्था है। सेकंड है पुटिकिया प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज। थर्ड है अंडोत्सर्गी प्रावस्था यानी ओव्युलेटरी फेज। और फोर्थ है ल्यूटियल या स्रावित प्रावस्था, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। तो ध्यान रखिए, पहले आपको ये चारों फेज के नाम भी याद होने चाहिए और सीक्वेंस में भी रहना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी बनाए, MFOL बना लें, चाहे आप कुछ ही बनाना चाहें MFOL, आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं कि ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज की बात हो रही है, फॉलिकुलर फेज की बात हो रही है, ओव्युलेटरी फेज की बात हो रही है, ल्यूटियल फेज की, या S लगाएंगे तो सिक्रेटरी फेज की बात हो रही है। आप इसको कैसे भी याद रखें, ये एक एग्जाम के अंदर है, एक एग्जाम के अंदर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन से पीसीएस के अंदर आ रखा है, परंतु पीसीएस में इनको सीक्वेंस में लगाना आ रखा है, इनको सीक्वेंस में, प्रावस्थाओं को सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या हमारे पास कंटिन्यू फ्लो सीधा या उल्टे के रूप में लगाना आ जाता है इसको। तो ये 4 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 4 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्युलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। अगर हम सबसे पहले बात करें मेंस्ट्रुअल फेज की, अगर हम सबसे पहले बात करें मेंस्ट्रुअल फेज की, तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। रजोस्राव प्रावस्था। अब देखिए, हमने टोटल 28 डेज की बात की है। हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है महिलाओं में, जो ये माहवारी चक्र ये 28 दिन का होता है। ये क्या है, 28 दिन का होता है। तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं जो क्या मेंस्ट्रुअल फेज है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले रक्त फ्लो करता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। ये क्या होता है महिलाओं के अंदर 3 से 4 दिन का, मेनली ये 3 से 4 दिन माने जाते हैं। 3 से, कुछ महिलाओं में क्या है, हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण या फिजिकली वीक होने के कारण इसका समय अंतराल 7-8 दिन तक भी जा सकता है। कुछ में ये क्या 3 दिन में भी रहता है, कुछ में 5 दिन में चला जाता है। ये बॉडी स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है, परंतु साइंस जो इसे मानती है, कहती 3 से 4 दिन जो ब्लड फ्लो होता है, जो स्टार्टिंग आरंभिक अवस्था में ब्लड फ्लो होता है, उसे मेंस्ट्रुअल फेज में रखा जाता है।
उसे मेंस्ट्रुअल फेज में रखा जाता है। और इस प्रत्येक चक्र के दौरान महिलाओं में लगभग 30 से 50 ml नॉर्मल एवरेजन है। अब कुछ मैंने आपको कंडीशंस बताई है, डिस्टर्बेंस की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है। महिलाओं में 30 से 50 ml ब्लड लॉस्ट हो जाता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, लॉस नहीं, ब्लड का लॉस हो जाता है, यानी इतना रक्त बह जाता है महिलाओं में। और ये किसके द्वारा बाहर आता है, ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेक्चर नंबर 2 के दौरान पढ़ा था, पार्ट नंबर 2 पढ़ा था उसमें, कि जब एंडोमेट्रियम जो क्या होती है, जो लेयर है, जो गर्भाशय की आंतरिक लेयर है, जब वो डिस्ट्रॉय टूट करके, तो सर्विक्स और योनि वेजिना के द्वारा बाहर बहता रहता है, ये उनके द्वारा बाहर बहता रहता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो है, ये पहले वाला फेज, इसके बारे में अगर हम और बात करें तो हमारे पास बात करने के लिए ये है कि ठीक है 3 से 4 दिन का फेज होता है। 30 से 50 ml ब्लड क्या होता है, इसमें लॉस होता है, इतना चला जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये फ्लो होगा कहां से। जब हमने इस लेक्चर में पढ़ा था एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एक क्या है, एंडोमेट्रियम परत होती है, यूट्रस गर्भाशय की सबसे आंतरिक, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है। ये परत टूटना शुरू हो जाती है, ये परत टूटना शुरू होती है, ये परत टूटती रहती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो इसमें पाई जा रही है, जो ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, वो भी टूट करके इसके साथ बाहर आती है, टूट कर बाहर आती है सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा, या सर्वाइकल कैनाल या वेजिनल कैनाल के द्वारा, नलिका के द्वारा टूटकर बाहर आती है। तो ये नॉर्मली जो साइंस मानती है, महिलाओं में 3 से 4 दिन का ये पीरियड होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। ब्लड फ्लो होता है इसके अंदर है, लगभग 30 से 50 ml ब्लड का लॉस होता है, लगभग 30 से 50 ml ब्लड का लॉस होता है। और जो टूट करके बाहर आती है, उस कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर जो है, वो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है, वो क्या होती है, टूट करके, वो प्लस में ब्लड वेसल्स टूट कर बाहर आते हैं। इसे जिसे कहते हैं कि डेट आ चुकी है, पीरियड्स आ चुके हैं। अधिकतर ये क्या नॉर्मली 3 से 4 दिन का होता है, नॉर्मली 3 से 4 दिन का होता है। तो यहां पर हमें यही बताया गया है, या हमने कुछ चीजें पहले पढ़ी है, वही बताई गई है कि रजोस्राव मेंस्ट्रुएशन फेज, जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो क्या है, ये अवस्था 3 से 5 दिन तक या 3 से 4 दिन तक, मैंने ये सही बताया, 3 से 4 दिन तक चलती है, 3 से 5 दिन तक भी होती है, मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई है, 3 से 4 दिन तक। अभी आगे पता चलेगा कि 5 योग इंक्लूड कब तक करते कब तक नहीं करते हैं, वो पता चलेगा अभी। ठीक है, ये क्या स्त्राव होता है, प्रत्येक साइकिल में लगे 30 से 50 ml ब्लड का क्या है, लॉस हो जाता है। कुछ महिलाओं में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, परंतु ये नॉर्मली बताया गया, इतना एवरेजन बताई जाती है चीजें, आपको आंसर यही देने पड़ेंगे। वहां अपने, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आंसर नहीं दे सकते कि नहीं ये है कि मैं इसमें ज्यादा फ्लो होता है, कुछ कहेंगे नहीं इसमें कम फ्लो होता है, तो ये एवरेजन आंसर है, एवरेजन दिया जाता है, किसी में 100 ml तक भी हो जाता है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन फ्लो क्या है, इसके बारे में बात करें तो एंडोमेट्रियम जो क्या लाइनिंग या जो लेयर थी, उसके रक्त नलिकाएं टूटने से बना तरल योनि से बाहर आता है, जो टुकड़ों के बाहर निकलता है, उससे क्या है, जो क्या स्ट्रेटियम फंक्शनेबल कहते हैं, स्ट्रेटियम फंक्शनेबल कहते हैं, स्ट्रेटियम फंक्शनेबल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, जो वहां ब्लड निकल करके टूट करके जो आ रहे एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स निकल करके आ रही है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटियम फंक्शनेबल कहते हैं। इस बात को भी आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने क्या है याद रखना है, ध्यान रखना है इस पॉइंट का भी आपको। ठीक है, अब देखिए यहां एक वर्ड लिखा गया है, वीपिंग ऑफ यूटेरस, गर्भाशय का, ये हमारे पास क्या, इज ए मेंस्ट्रुएशन। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। वीपिंग का मतलब हर बार ये नहीं है कि रोना ही है,
ये वीपिंग ऑफ यूट्रस यानी यहां बात कर रहा है गर्भाशय का गीला होना, योनि के गीले होने की बात नहीं हो रही है। गर्भाशय में गीलापन या ब्लडिंग वहां से निकल करके आना, ये मेंस्ट्रुएशन कहलाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें यह पता है कि एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है, या एंड्रोमेट्रियम लेयर जो है यूट्रस के सबसे आंतरिक लेयर है, वही टूट टूट करके बाहर आ रही है। तो वहां से अगर ब्लड वगैरह आ रहा है तो यूट्रस में गीलापन नजर आया है। तो वीपिंग इन यूट्रस जो हमारे पास है, वीपिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस का गीलापन या वहां से ब्लड का बहना, ये मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो ये बात असत्य नहीं है। यहां वजाइना है योनि के गीले होने की बात नहीं हो रही है, वो यूरिन त्यागने के दौरान भी हो सकती है, वो यूरिन त्यागने के दौरान भी हो सकती है, और कहीं क्या है सेक्सेस के दौरान भी हो सकती है, परंतु यहां ये स्पेशल केस की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब देखो क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब नहीं आ सकते या कब डिले हो सकते हैं, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल आए हैं, ये रजोस्राव हुआ है, प्रावस्था है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो यहां बताया जाए मेंस्ट्रुएशन कब नहीं आ सकता, प्रेगनेंसी के दौरान। अब क्यों नहीं आ सकता प्रेगनेंसी के दौरान, आगे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं आता ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी चक्र प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं है, आगे जाकर के हम बात करेंगे। हार्मोन्स काम आते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स वगैरह हमने देखे हैं, ये सभी हार्मोन्स हमारे इसमें काम आएंगे पढ़ने के लिए। थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अब और क्या है मेंस्ट्रुएशन के कमी होने के कारण, पुअर डाइट, कम खाना खाना, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इनके कारण भी हो सकता है। और जब देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आएगा, जब तक निषेचन नहीं होगा, यानी महिला जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी। महिला अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने बंद हो जाएंगे और उनको क्या, महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब उसके अंदर धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होकर के बच्चे का निर्माण होगा। यही बात यहां बताई गई है, जब अंडाणु निषेचित नहीं होता, ओवम जब क्या है फर्टिलाइज नहीं होता है, तब मेंस्ट्रुएशन होते हैं, और जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन कैन नॉट अकर्स, यानी अगले वाला मेंस्ट्रुएशन जो है नहीं आता है। यह बात हम आरंभिक अवस्था में भी कर चुके हैं, या स्टार्टिंग में भी हमने इसके बारे में देखा था कि मेंस्ट्रुएशन के पीछे यहां पर कारण क्या है। तो इसकी हमने 4 फेज में से एक फेज को पढ़ लिया है, 4 फेजेस में से एक फेजेस को पढ़ लिया है हमने। वो फेज पढ़ा है जिस दौरान क्या ब्लड फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, रजो चक्र का हमने वो फेज पढ़ा है जिस दौरान क्या होता है, जिस दौरान ब्लड फ्लो होता है। वो 3 से 4 दिन की बात होती है नॉर्मल, 3 से 5, 3 से 4 ऑप्शन नहीं है, 3 से 5 और 3 से 5 लगा दीजिए। अब आता है हमारे पास फॉलिकुलर फेज। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा आता है, फॉलिकुलर फेज आता है सेकंड। पुट्टिकीय प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज, पुट्टिकीय प्रावस्था। अब फॉलिकुलर फेज के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सेकंड फेज हो चुका है। अब तक हम इन 4 फेजेस में से, 4 प्रावस्थाओं में से पहली प्रावस्था जिसमें महिलाओं के ब्लीडिंग होती है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो रजोस्राव प्रावस्था थी, अब हम बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज की। यह फॉलिकुलर फेज कौन सा होता है, महिलाओं में 3 से 4 दिन तो वो फेज चला था। अब 5th डे से 5वें दिन से, 5वां उसमें भी आधा उसमें इंक्लूड होता है, आधा इसमें होता है। 5th डे टू कौन से, फ्रॉम, कौन से, फ्रॉम 5th डे टू 5वें दिन से 13th डे, 13th डे। यानी महिलाओं में होता क्या है, 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक, इनके बीच में कितने हैं, 9 डेज हैं। इनके बीच में कितने दिन हैं, 9 डेज हैं, 9 दिन है। यहां पर कितने दिन है, 9 डेज। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, जो ये 9 डेज होते हैं, ये होते हैं फॉलिकुलर जो फेज आता है उसके अंदर आते हैं, पुट्टिकीय के अंदर आते हैं। तो अगर आपको याद हो, जिस दौरान आपको ओवेरी पढ़ाया जा रहा था, जिस दौरान आपको क्या अंडाणु के बारे में बताया जा रहा था, अंडाशय के बारे में पढ़ रहे थे, अंडाणु का ओवम का निर्माण कैसे होता ओवेरी से,
तो उस दौरान ओवेरी का एक डायग्राम बनाया था अंडाशय का, तो अगर आपको याद हो तो इस प्रकार से बनाया गया है। इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ओवेरी के अंदर जो एग होता है, ओवेरी जो होती है उसके अंदर जो एग होता है वो क्या है? प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज, सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज, टर्सरी फॉलिकुलर स्टेज और एक हमने देखा था मैच्योर फॉलिकुलर स्टेज। ग्राफियन जो हमारे पास क्या स्टेज देखी थी। तो देखिए इस दौरान होता क्या है। अगर इस दौरान होता क्या है, जो फॉलिकुलर स्टेज होती है तो यहां पे फॉलिकुल पुटिकाओं के बारे में ही बात हो रही है। जो प्राइमरी फॉलिकुलर था वो क्या है? सेकेंडरी फॉलिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी टर्सरी में हो जाएगा, टर्सरी क्या होगा? मैच्योर फॉलिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? मैच्योर फॉलिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एग मैच्योर स्थिति की तरफ जा रहा है। एग क्या होता है? मैच्योर स्थिति की ओर जा रहा है। और इस स्टेज के अंदर ये इसी प्रकार से क्या है, अगर देखें हम तो ये हम यहां देख रहे हैं कि यहां जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, यहां जो हम देख रहे हैं कि जो यहां ओवियम जो है या एग जो है उसका क्या है, ओवेरी में जो निर्माण होता जा रहा है यहां पर, वो धीरे धीरे मैच्योर स्टेज की तरफ जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है। तो इन 9 दिनों में यह कार्य हो रहा है इसके अंदर, इन 9 दिनों के अंदर यह कार्य हो रहा है। और फॉलिकुलर फेज के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिकीय प्रेरित हार्मोन, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिकीय प्रेरित हार्मोन। वही क्या करता है, जो ओवेरी थी, जो अंडाशय था, उसके अंदर इन पुट्टिकाओं को क्या करता है? प्रेरित करता है मैच्योर होने के लिए। जो प्राइमरी में थी उसे सेकेंडरी में, जो सेकेंडरी उसमें टर्सरी में, टर्सरी उसे मैच्योर स्टेज में पहुंचा देता है। तो एक मैच्योर यहां पर फॉलिकल का निर्माण हो चुका है। अगर हम यहां देखें तो एक मैच्योर फॉलिकल का निर्माण हो चुका है। एक मैच्योर फॉलिकल का निर्माण हो चुका है इन 9 दिनों के अंदर। इन 9 दिनों के अंदर एक मैच्योर फॉलिकल का निर्माण हो चुका है। किस हार्मोन की सहायता से? अगर यह देखा जाए FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर फेज के दौरान ये क्या एक्टिव होता है या एक्टिव रहता है या रिलीज होता है। जो फॉलिकुलर स्टेजेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उन प्रत्येक को एक एक स्टेप आगे बढ़ा देता है और एक फाइनल एग उनमें क्या मैच्योर स्टेज में या ग्राफियन स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। इस दौरान एक कार्य और भी होता है। इस फॉलिकुलर फेज के दौरान एक कार्य और भी होता है यहां पर, जो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कार्य करता है, ये देखिए। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कार्य करता है? FSH ने तो काम कर दिया, जो फॉलिकुलर थे या जो क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो फॉलिकुल्स थे, तो उनको क्या मैच्योर एक एक को आगे बढ़ा करके प्राइमरी वाले को सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाले को टर्सरी में, टर्सरी वाले को मैच्योर फॉर्म में ला दिया, एक एग प्रिपेयर कर दिया, पूरा तैयार कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, वो चैप्टर जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 था, तो उस दौरान हमने क्या है, यूट्रस के बारे में बात की थी। उस दौरान हमने यूट्रस के बारे में बात की थी और यूट्रस की 3 लेयर पढ़ी थी उसके अंदर। तभी मैं कहता हूं कि आपको वो करके आना ही पड़ेगा, सही से पढ़ना ही पड़ेगा। यूट्रस की 3 लेयर पढ़ी थी हमने वहां पर। और जब क्या फास्ट फेज हो रहा था, रजोस्राव के समय, ये टूट करके बाहर निकल रही थी। ये टूट करके अंदर वाली एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम लेयर थी,
वो टूट करके बाहर निकल रही थी, एंडोमेट्रियम लेयर है टूट करके बाहर निकल गई थी। तो अब जो फॉलिकुलर फेज जो आया है, इसमें क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम जो लेयर है इसका वापस निर्माण होना शुरू होता है, डेवलप होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ये क्या है, वापस धीरे धीरे इसका बनना शुरू हो जाता है, इस लेयर का ये धीरे धीरे क्या है, बननी शुरू हो जाती है। ये कार्य किसके अंडर है, ये है एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर। किसके अंदर है, एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर। तो हमने यहां क्या है, फॉलिकुलर फेज के बारे में हल्का सा इतना पढ़ा पहले कि इससे एक हमारे पास FSH हार्मोन रिलीज होता है। ये 5वें दिन से लेकर के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक जो 9 दिन होते हैं, तब तक ये क्या फॉलिकुलर फेज चलता है। तब तक क्या किया, फॉलिकुलर फेज चलता है ये 9 दिन। और इसमें क्या FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या कार्य करता है, वो ये कार्य करता है कि प्रत्येक स्टेज को एक एक क्या डेवलप कर देता है, प्रिपेयर कर देता है, एक एग मैच्योर एग बना देता है। अब ये क्या यहां पर पूरा मैच्योर हो चुका है, किसके अंदर, ग्राफीन पुटिका कहते हैं इसे, ग्राफीन पुटिका भी कहते हैं, ग्राफीन पुटिका। और इस दौरान भी क्या है कि एस्ट्रोजन हार्मोन भी स्रावन होता है, रिलीज होता है। उसका काम क्या है, उसका काम है एंडोमेट्रियम लेयर, जो इससे पहले वाला, जो इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था, रजोस्राव प्रावस्था मेंस्ट्रुअल फेज जो देखा था, उस दौरान टूट करके बाहर निकल गई थी, ब्लड बन करके ब्लड वेसल्स के साथ बाहर आ गई थी। अब वो दोबारा से गर्भाशय में उसका निर्माण होना शुरू हो चुका है, वो अपने आप में मोटी होनी शुरू हो चुकी है, उसका क्या साइज बढ़ना शुरू हो चुका है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है। हमने एस्ट्रोजन, LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन, इन 4 हार्मोन्स के बारे में बातें की थी। इन हार्मोन्स का धीरे धीरे हम प्रयोग पढ़ते भी जा रहे हैं, कहां किसका क्या हो रहा है, स्टेज वाइज फेज वाइज इन चीजों के बारे में हम जानते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह है फॉलिकुलर फेज, यह है फॉलिकुलर फेज, पुटिकीय प्रावस्था। इसे क्या प्रोलिफरेशन भी कहते हैं, प्रोलिफरेशन फेज भी कहता है। कैसे, अभी बताने वाला हूं। जब क्या FSH फॉलिकुलर फेज, तो इसे तब कहा जाता है जब ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो फॉलिकुलर है उनको क्या है, मैच्योर फॉलिकुलर के रूप में एक एक आगे स्टेप में कन्वर्ट करता जाता है। FSH हार्मोन के द्वारा जो कार्य होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा जो कार्य हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, यानी एंडोमेट्रियम लेयर का जो निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे उसकी क्या मोटाई बढ़ रही है, वो वापस आना शुरू हो रही है। ये हमारे पास क्या है, प्रोलिफरेशन जो क्या है हमारे पास फेज कहलाता है। एक ही में दोनों काम होते हैं, देख लेते हैं। इट कम्स, ये क्या, लेटर मेंस्ट्रुएशनल फेज 5th डे to 13th डे, 5वें दिन से 13वें दिन के बीच, जो 13वें दिन तक के जो होते हैं 9 दिन होते हैं, इन दिनों के दौरान ये क्या है, फॉलिकुलर फेज आता है। अब इस दौरान क्या है, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। यहां पीछे हम लोग 2 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, एक महत्वपूर्ण घटना तो यह थी कि यहां पर है फॉलिकुलर फेज वाली बात हो रही थी। यहां क्या है, फॉलिकुलर फेज के अंदर है, हमने देखा कि एग मैच्योर हो रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकुलर से क्या है, ग्राफिंग या मैच्योर फॉलिकुलर स्टेज तक जा रहा है FSH हार्मोन की सहायता से। तो वो चीज हम यहां भी देख पढ़ेंगे। इन दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, या मैच्योर फॉलिकल जो हमने बात की है। तो बिल्कुल सही, हमने क्या यहां देखा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो क्या है, मैच्योर फॉलिकल स्टेज की तरफ जा रहे हैं, स्टेप टू स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। ये काम हुआ। तो एक इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब ये हमारे लिए बिंदु रहा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राइमरी कि फॉलिकल का जो हमारे पास है मैच्योर फॉलिकल स्टेज कब आती है, कौन सी अवस्था में आता है, तो फॉलिकुलर फेज इसीलिए तो है हमारे पास। प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है सेकंड प्रावस्था के दौरान या पुटिकीय प्रावस्था के दौरान, फॉलिकुलर फेज के दौरान। दूसरा इवेंट अकर इन यूट्रस, गर्भाशय में भी एक कार्य हो रहा है, एक घटना घटित हो रही है। वो क्या है, ब्रोकन एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम ब्रोकन, जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम थी, अगेन डेवलप्स एंड अगेन बिकम्स थिक, फिर से उसका निर्माण होता जा रहा है और वो धीरे धीरे क्या मोटी होती जा रही है, उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है।
उसका निर्माण विकास होता जा रहा है और वो क्या मोटी होती जा रही है। तो एंडोमेट्रियम इस थिक होने से क्या है, प्रोलिफरेशन फेज कहलाता है। तो सेकंड नाम जो हमने प्रोलिफरेशन फेज के बारे में देखा था, तो वो किस कारण, एंडोमेट्रियम के थिक होने के कारण। फॉलिकुलर फेज किस लिए कहलाता है, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, इसीलिए। ये दोनों इवेंट ओवेरी और यूट्रस में घटित होते हैं। ओवेरी की बात हमने बात की है कि ये अंडाशय में घटित होते हैं, वहीं तो हमने देखा, ये डायग्राम बनाया ना, वहीं हमने देखा कि अंडाशय वाला ये ओवेरी है, इसके अंदर ये घटना घटित हो रही है, इसके अंदर मैच्योर स्टेज में जा रहा है। और दूसरा यूट्रस के अंदर, यही बात हमें यहां देखने को मिल रही है कि ये दोनों इवेंट ओवेरी और यूट्रस के अंदर है, हॉर्मोन्स के द्वारा होते हैं, हॉर्मोन रेगुलेट करते हैं, तो हॉर्मोन्स के द्वारा हमने पढ़ा है। इस प्रावस्था में एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। अब कोई बोलेगा सर आपने तो एस्ट्रोजन बताया था, वेट तो कीजिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन का यहां इतना बड़ा सहयोग नहीं है, लेवल बड़ा है, वो अपने आगे वाले के लिए कर रहा है, ओवुलेटरी फेज के लिए काम कर रहा है। मेन काम किसका, एफएसएच का। और एफएसएच किसे रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को। एफएसएच किसको रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को। किससे, फॉलिकुलर सेल से रिलीज करवाता है, देखते हैं अभी। एफएसएच हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स, ये बात हमने बात की कि एफएसएच का कार्य क्या है, किसमें सहायता प्रदान कर रहा है। जो फॉलिकल है, जो हमने यहां डायग्राम में देखा, इसके डेवलपमेंट में क्या कार्य कर रहा है, इसका डेवलपमेंट करना किसका है, एफएसएच हार्मोन का कार्य है। ठीक है, अब आ जाओ। एफएसएच रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम फॉलिकल सेल्स, जो क्या पुटिकीय कोशिकाएं होती है उनसे क्या है, एफएसएच एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण कराता है, वहां से रिलीज करवाता है। याद करो हमने बात की थी। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, लेवल इज ए हाई इन दिस में। और एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है, ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करके क्या करता है, टूटी हुई जो एंडोमेट्रियम व ब्लड वेसल्स को पुनः रिपेयर करता है। तो ये बात तो हम कर चुके हैं। एंडोमेट्रियम फिर से क्या होती है, थिक हो जाती है, और इसमें एंडोमेट्रियम में थिक होने का एस्ट्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये बात हमने यहां से सीखी, तो आपको बताऊं तो हमने जो सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज पढ़ा है, इसमें हमने दो चीजें देखी है कि एक तो इसमें फॉलिकल का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एफएसएच हार्मोन के द्वारा। एलएच का भी स्तर बड़ा होता है, परंतु काम कुछ नजर नहीं आया, आगे आएगा काम नजर उसका। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकुलर सेल से क्या एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, और वो एस्ट्रोजन क्या करता है, उस एस्ट्रोजन का क्या कार्य है, वो एस्ट्रोजन वही एंडोमेट्रियम जो लेयर है, ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का कार्य करता है, थिक करने का कार्य करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, फॉलिकुलर फेज में क्या काम हो रहे हैं और कौन कौन से हार्मोन के द्वारा हो रहे हैं, और कितने दिन का है, 9 डेज का, 5th डे से 13 दिन, 9 दिन का है, और एग पूरा प्रिपेयर होता है। और जो हमारे पास फॉलिकल का निर्माण होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है वो ओवेरी में, और जो एंडोमेट्रियम को जो थिक किया उसका बड़ा होना है, उसका डेवलपमेंट होना है तो यूट्रस में होता है। एफएसएच का काम क्या है, ओवेरी के अंदर करना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन जो क्या है फॉलिकल सेल्स के द्वारा क्या है एफएसएच ने रिलीज करवाया है, उसका काम क्या है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको क्या है, और ब्लड वेसल्स को क्या करना, रिपेयर करने का कार्य और मोटा करने का कार्य। ये हमारे पास दो काम हो गए, 2 फेज हो चुके हैं, 1 नंबर 2 नंबर। अब तीसरा ओवुलेटरी फेज के बारे में, ये बातें हमने कर ली है। तीसरा अपने पास आता है ओवुलेटरी फेज। जो ये ओवुलेटरी फेज होता है, इसका मेन देखो यहां पे एलएच सर्ज, बस यहां है एलएच का मेन कार्य। तो एलएच हार्मोन का मेन कार्य है यहां पर, पिछले में उसका सिर्फ स्तर बढ़ा है, लेवल बढ़ा है। अब सुनते रहना, इसे ओवुलेटरी फेज या अंडोत्सर्जी प्रावस्था क्यों कहते हैं। सबसे पहले हमें ओवुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अंडोत्सर्ग क्या है, अंडोत्सर्ग क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में पता होगा तो ये ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। अब हमने जो फॉलिकुलर फेज पीछे वाला पढ़ा है, तो उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि इस प्रकार से ये क्या है, ओवेरी, अंडाशय था, इसके अंदर हो क्या रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मैच्योर फॉर्म तक चला जा रहा था, मैच्योर फॉर्म तक हो गया था। यहां पर ये क्या फॉलिकल क्या हो गया था, मैच्योर हो गया था।
जिसे ग्राफियन हमारे पास फॉलिकल या क्या मैच्योर फॉलिकल कहते थे। पुटिका फॉलिकल, जो पुटिका है ये ग्राफियन पुटिका, या ये देखिए हमने यहां देखा है ग्राफियन पुटिका, या हमारे पास क्या है मैच्योर फॉलिकल। ये देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर हुआ था, डायग्राम में भी हमने देखा था मैच्योर हुआ। बार बार मैं पीछे ले जाकर इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके मन में डाउट्स नहीं रहने चाहिए। अब होगा क्या स्टेज, ये तो हो गया हमारे पास सेकंड स्टेज का कार्य, जो फॉलिकुलर फेज था। ये काम तो था फॉलिकुलर फेज का, सेकंड स्टेज का कार्य था। अब जैसे थर्ड स्टेज में आया तो हमने यहां पर एक चीज देखी, थर्ड स्टेज में हमने एक चीज देखी कि यहां पर इस प्रकार से सेकंड स्टेज में ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, मैच्योर फॉलिकल बन चुका है। अब जैसे इसमें क्या होगा, एलएच हार्मोन का प्रभाव, जैसे ही एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही एलएच हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद करो तीसरे वाला भी आ चुका है, जैसे ही एलएच हार्मोन का यहां पर इसका लेवल बढ़ेगा तो ये जो यहां पर ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल था रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। ये जब ये टूट जाएगा यहां से, तो खुद सोचिए जब ये यहां से टूटेगा तो इसमें से ये ओवियम बाहर निकल आएगा, और ये दिन है 14वां 14वां, सॉरी मैंने एक और बना दिया इसके बाद। ये किस दिन घटित हो रहा है, 14th डे। हमने देखा 3 से 4 दिन तक पहला फेज, 5वें दिन से लेकर 13वें दिन तक 9 दिन तक हमारे पास सेकंड फॉलिकुलर फेज, और अब हमारे पास ओवुलेटरी फेज आया है, ये 14th डे घटित होने वाला है। 14वें दिन होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन घटित होता है। इसमें होता क्या, हम बात सीख रहे हैं कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो जो यहां पर ये इस प्रकार से ग्राफियन पुटिका बनी है या ये मैच्योर हमारे पास फॉलिकल बना है, तो एलएच हार्मोन के प्रभाव से रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसमें से क्या होगा, बाहर निकल करके आ जाएगा ओवियम, बाहर निकल करके आ जाएगा ओवियम, यानी अंडाणु इससे बाहर निकल जाएगा। ये अंडाणु निकल चुका है बाहर, एग निकल चुका है बाहर। अब क्या हुआ, एग बाहर निकल चुका है। इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओवुलेटरी फेज। इसे क्या कहते हैं, ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग। यही चीज बताई गई, इसे सेकेंडरी ओसाइट भी कहते हैं, इसे ही कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट ओवियम को ही। एलएच हार्मोन के कारण ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और ओवियम बाहर आ जाता है। इस घटना को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं या ओवुलेशन कहते हैं। अब और सुनिए, जो ओवियम बाहर रिलीज होकर के आ चुका है, कौन से, 14th डे 14वें दिन। अब अगले 24 घंटे में, अगले 24 आवर्स के अंदर है फर्टिलाइजेशन होने की सबसे अधिक संभावना होती है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के नेक्स्ट 24 आवर्स में। अगर इस दौरान इसे स्पर्म मिल जाएगा, अगर शुक्राणु मिल जाएगा, तो ये इसके साथ निषेचन करके क्या है, भ्रूण बनाने की कोशिश करेगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनके बीच में, और भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो ये इसीलिए जब भ्रूण का निर्माण होने वाली जो सिचुएशन है, तो इसी कारण इसे क्या है, अंडोत्सर्गी प्रावस्था कहते हैं। अब देख लीजिए, जो बड़ा है वही चीजें हैं। इस प्रावस्था में एलएच हार्मोन स्रावण तेजी से होता है, पीछे वाले में अपने लेवल में आ गया था, परंतु एलएच का क्या प्रभाव अब ज्यादा हो गया इसके अंदर। कौन सी अवस्था के अंदर है, ओवुलेटरी फेज के अंदर है, इसका क्या प्रभाव ज्यादा हो चुका है, पीक पॉइंट तक जाने की संभावना हो जाती है इसमें। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन 14, हमें पता है कि 3 से 4 पहले वाला फेज था, 5 से 13 दूसरे वाला था, तो ये 14th डे की बात करा मेंस्ट्रुअल साइकिल के माहवारी चक्कर के दिन, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज किस अवस्था में होता है या कौन से फेज में होता है, ओवुलेटरी फेज में होता है, अंडोत्सर्गी प्रावस्था में होता है। सर्ज के कारण ही महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे अंडोत्सर्ग होता है, यानी ओवुलेशन होता है। ये ओवुलेशन डन इन फीमेल्स इन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 दिन। इसके पीछे कारण है ये है, अंडोत्सर्ग 14 डे होता है। अब हमने देखा कि अंडोत्सर्ग है क्या,
हमने सिर्फ इतना यहां देख लिया कि अंडोत्सर्ग है, तो अंडोत्सर्ग है क्या? अंडोत्सर्ग ये है जो मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल है वो रैप्चर होकर के एलएच हार्मोन के प्रभाव से टूट करके उसमें ओवियम बाहर आ जाएगा, या सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं उसे। इसे क्या है? सेकेंडरी ओसाइट भी कहते हैं, द्वितीयक ओसाइट, और इसे ही ओवियम कहते हैं, बाहर आ जाएगा और अगले 24 घंटे के भीतर निषेचन की संभावना सबसे अधिक होती है ओवुलेटरी फेज के अंदर। अब देखो क्या है, अगर ऐसा हुआ कि इस दौरान महिला और पुरुष सेक्स नहीं करते हैं, या कोई जैसे कुंवारी महिला है, लड़की है, उस दौरान तो वो ऐसा है नहीं, तो जब सेक्स नहीं करते हैं तो ये ओवियम इंतजार करेगा। अगर इस दौरान, अब देखो ओवियम को, अब ओवियम बाहर आ चुका है, अंडाणु बाहर आ चुका है, अगर इसे स्पर्म मिलेगा, अगर स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, महिला गर्भवती हो जाएगी, महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, और महिला गर्भवती हो जाएगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएंगे, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएंगे। एक कंडीशन तो ये होगा। दूसरा, अगर ओवियम को स्पर्म नहीं मिलता है, अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये महिला के बॉडी से बाहर निकल जाएगा योनि के द्वारा, ये क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज फास्ट के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ओवुलेटरी फेज में ये काम होते हैं। ओवुलेटरी फेज जो हमने पढ़ा है उसके अंदर ये काम हो रहा है। यहां ये समझ लीजिए जो एग है वो फुल एंड फाइनल स्टेज के अंदर आने की सिचुएशन में है। यही चीजें हमने यहां पढ़ी है। तो यहां क्वेश्चन क्या बनता है, एलएच सर्ज किस अवस्था के अंदर है? तो ओवुलेटरी फेज के अंदर है, थर्ड जो फेज है उसके अंदर है। अगर यह पूछा जाए ओवुलेटरी फेज कौन से दिन होता है, 14th डे, 14वें दिन होता है, ठीक है, 14 दिन होता है। अगर ये पूछा जाए कि जो ओवुलेशन का समय क्या है तो 14 डे है। कैसे होता है ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग कैसे होता है? तो जब एलएच हार्मोन के प्रभाव से होता क्या, एलएच हार्मोन के प्रभाव से जो पीछे ओवुलेटरी फेज जो मैच्योर हुआ था, ग्राफिन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल था वो क्या रैप्चर होता है, टूट जाता है और उसमें से ओवियम बाहर आ जाता है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है और ये 24 घंटे तक क्या है, स्पर्म का इंतजार करता है। उस दौरान अगर इसे स्पर्म मिलता है तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। अगर नहीं मिलता है तो ये संभावना सबसे अधिक यही है, अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद ये क्या करता है, कुछ समय इंतजार करके फिर ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और महिलाओं के क्या है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जब फर्स्ट फेज आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज, रजोस्रावण वाला फेज आएगा, उसके दौरान बाहर निकल जाएगा। तो प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक एक जनरेट हो रहा है यहां पर। तो ये चीज हमने पढ़ी ओवुलेटरी फेज में, अंडोत्सर्ग वाले में। सबसे लास्ट में होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, ये हमने देखा, ये फेज टोटल 14 डेज चलता है। ये लास्ट फेज है, ये टोटल 14 डेज चलता है, 14 दिनों तक चलता है। ये टोटल 14 डेज चलता है, 14 दिनों तक चलता है, अप्रोक्सीमेट 14 से 15 हो जाते हैं। कब से कब तक है ये 14 दिन? कब से होते हैं, 15th डे से 15वें दिन से 28th डे 28वें दिन तक, 28 डे 28वें दिन तक 14 दिन ये क्या, ये फेज चलता है, ल्यूटियल फेज, या इसे क्या, सिक्रेटरी फेज कहते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फेज है। इसमें भी वही दो केस बनेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, महिला प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके हिसाब से हार्मोन काम करेंगे, और अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से यहां पर हार्मोन काम करेंगे। तो वैसे तो अब तक हमने 3 हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं, एफएसएच,
फॉलिकल फेज के अंदर, ESH के बारे में फॉलिकल फेज के अंदर, ओवुलेटरी फेज के अंदर मेनली LH को ओवुलेटरी फेज में पढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन तो भी तो है, उसके बारे में भी आने वाला है, एस्ट्रोजन का भी, दोबारा से सबके नाम थोड़े थोड़े आएंगे यहां पर, महत्वपूर्ण फेज है। होता क्या है, इस प्रावस्था में LH हार्मोन भी सक्रिय रहता है, यानी ये एक्टिव रहता है, अभी भी एक्टिव है। कहने का मतलब सेकंड से लेकर के फोर्थ फेज तक, पहले फेज को छोड़ के LH ने तो हमेशा रहना है यहां पर, परंतु थर्ड वाले में या उच्च लेवल में क्या है, जो ओवुलेटरी फेज था उसमें काफी हायर लेवल तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो इसका यहां होता क्या, इसमें पूरे में जो पीछे पड़ा है उसका निष्कर्ष है यहां पूरा का पूरा। बड़े ध्यान से देखना, जो पीछे 3 फेज पड़े हैं, सही से नहीं पढ़े तो एक बार फिर से दोबारा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से दोबारा से देख के आइए, यहां बहुत मजा आने वाला है। उन चीजों को क्या कंबाइन करने वाले हैं और 2 स्थिति फिर से जनरेट होने वाली है। देखो, इस प्रावस्था में एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में बदल जाती है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल कुछ याद आया? नहीं याद आया तो बैक स्लेस में ले जाके दिखाता हूं। ये देखो, ये ग्राफियन फॉलिकल था, याद आया? ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल था या मैच्योर फॉलिकल था। अब ये रैप्चर हुआ, टूटा, इसमें से ओवियम बाहर, तो ये बच गया ना, ये रैप्चर, ये टूटी हुई बची है नहीं बची, इसके बारे में बात कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल। सभी फेज पुराने हम कनेक्ट करेंगे यहां पर, ये कह रहा है इसके बारे में, तो यही तो कह रहा है कि एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना में बदल जाती है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस रचना को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो निर्माण हुआ उसका किससे हुआ? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से, या एम्प्टी जो मैच्योर फॉलिकल था जिसमें से एग निकल गया, बाकी बचे बाहर वाला हिस्सा बचा, उससे क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम है ये, ल्यूट्रियम नहीं है, ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के कारण इस प्रावस्था को ल्यूटियल प्रावस्था कहते हैं, इसी कारण इसका नाम ल्यूटियल प्रावस्था बना। अब देखो, इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन भी प्रारंभिक दिनों में सक्रिय रहता है। क्यों रहता है? एस्ट्रोजन का तो एक ही काम है, याद रख लो, सेकंड फेज में पढ़ लिया था, एस्ट्रोजन का एक ही काम है। कैसे? एंडोमेट्रियम जो है उसको थिक करने का काम, तो उसे क्या है? मजबूत करता जा रहा है। जब जब एस्ट्रोजन का लेवल जिसमें भी बढ़ता जाएगा होगा, वहां वहां ये क्या है? एंडोमेट्रियम या गर्भाशय की आंतरिक परत जो है वो मोटी चौड़ी होती जाएगी। अब देखो, अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है। अब आ गया चौथा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ध्यान रखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, 4th स्टेज के अंदर आता है, वो भी किसमें? ल्यूटियल फेज के अंदर। और इसे रिलीज कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण किससे हुआ है? ये हुआ है एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से किसका निर्माण हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ है। अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है ताकि परिवर्तन होते भ्रूण का रोपण हो सके। अब देखो महत्वपूर्ण बात, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है पहले ये सीख लो, सीधा वहां स्टोरी बाद में समझ आएगी। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है इसका काम क्या वो सीख लो, महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं एक बात और भी बताऊंगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसका काम यह है, जब निषेचन हो जाए, जब निषेचन हो जाए तो वहां बनेगा भ्रूण, वहां बनेगा भ्रूण, तो उस भ्रूण का रोपण करना है। याद करो आप, यूट्रस के अंदर अंदर वाली लेयर का कार्य, एंडोमेट्रियम का कार्य है कि यहां भ्रूण का रोपण होता है। तो जब निषेचन हो जाए तो यहां भ्रूण का रोपण हो जाएगा, किसके द्वारा? किसमें? एंडोमेट्रियम की आंतरिक लेयर में। उसको करने में कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। अगर महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम स्रावित और रिलीज हो फर्टिलाइजेशन के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद, अगर यह हार्मोन कम रिलीज होगा तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, गर्भपात हो जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। तो बच्चा गिरना जिसे कहते हैं ना, तो बच्चा गिरने वाली स्थिति होती है जब महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा है प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद। जब उन्होंने प्लानिंग बना लिया, फर्टिलाइज कर लिया है, सेक्स करने के बाद बच्चा फर्टिलाइज कर लिया, उन्होंने भ्रूण का निर्माण हो चुका है, तो भ्रूण रुकेगा नहीं। कहते ना कि बच्चा गिर गया, बच्चा गिरने वाली या मिसकैरेज वाली जो बातें सुनते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होता है। इसका काम यही होता है इस बच्चे को बना करके रखना।
तो प्रेगनेंसी के 2 या 3 महीने बाद जब क्या होता है, चेकअप वगैरह कराने जाते हैं तो क्या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन, महिलाओं के प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन भी क्या है, इंजेक्ट किए जाते हैं उस दौरान, ताकि ये कि बच्चा मेंटेन रहे। इसे कहते हैं ना, बच्चे को मेंटेन करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं जी, बच्चे मेंटेन के इंजेक्शन होते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के होते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण किसने किया, कॉर्पस ल्यूटियम ने। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है ताकि प्रवर्धन का रोपण हो सके। तो एंडोमेट्रियम पे ही तो रोपण होता है भ्रूण का रोपण एंडोमेट्रियम पे ही तो होता है। तो बस ये एंडोमेट्रियम को बना करके रख लेगा प्रोजेस्टेरॉन, और वहां भ्रूण का रोपण सही तरीके से बना रहेगा। अगर इसकी स्थिति ऊपर या नीचे होती, गर्भपात होता है। यदि प्रेग्नेंट फीमेल के किसी कारण प्रोजेस्टेरॉन ठीक से तरह से स्रावित नहीं हो तो फीमेल के गर्भपात हो जाता है। 14वें दिन रिलीज होने वाले ओवियम और स्पर्म ना मिले। अब कंडीशन नंबर 2, यहां तक बात हो गई, एक हमने बात कर ली, यहां तक डिस्कस, गर्भपात हो जाता है। अब निषेचन नहीं हुआ। अब 14वें दिन जो पीछे वाला ओवुलेटरी फेज था उस दौरान निषेचन नहीं हुआ, महिला ने जो ओवियम रिलीज किया तो पुरुष की तरफ से स्पर्म नहीं मिला, तो निषेचन नहीं हुआ। निषेचन नहीं हुआ तो भ्रूण नहीं बनेगा। अगर भ्रूण नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन किसको कंट्रोल करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, फिर वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है भाई, प्रोजेस्टेरॉन का काम तो भ्रूण को रोक के रखना है ना, उसे रोपण सही से रखना है। अब ये हुआ क्या हुआ, तो ऐसा कि अब तो निषेचन ही नहीं हुआ तो भ्रूण ही नहीं बनेगा, भ्रूण ही नहीं बनेगा। तो अब क्या हुआ, या तो उन लोगों ने सेक्स नहीं किया होगा, सही टाइम पे सेक्स नहीं किया, या प्रिकॉशन यूज कर लिया होगा कॉन्डोम वगैरह, तो भ्रूण नहीं हुआ। तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, वो देखो 14वें दिन रिलीज होने वाले ओवियम को स्पर्म ना मिले तो फिर वह एंडोमेट्रियम की मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसने टूटना तो है ही, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर है, फर्स्ट फेज के अंदर टूटना तो है ही, तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। देखो यहां से ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंसिंग हार्मोन किसे कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं, या एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी इसे क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। ल्यूटियल फेज के अंत में एफएसएच और एलएच का लेवल फॉल हो जाता है, गिर जाता है ल्यूटियल फेज के अंदर। तो ये देखा हमने कि ल्यूटियल फेज के बारे में कितनी ज्यादा चीजें हैं जो पीछे वाले टॉपिक से, पीछे वाले फेजेस से जुड़ी हुई बातें हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस फेज में रिलीज होता है, तो ल्यूटियल या 4th प्रावस्था में सिक्रेटरी फेज में होता है। यह फेज कितने दिनों का होता है, 14 डेज तक चलता है। कौन से, 14वें से 28वें दिन तक। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण इसी में होता है, किसके द्वारा, ग्राफिन फॉलिकल्स या ग्राफिन पुटिकाओं के द्वारा, उनके द्वारा। एस्ट्रोजन अब भी सक्रिय रहता है किसको, उसको बढ़ाने के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। और प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है, भ्रूण को रोपित करके रखना, या क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, जो मेंटेनिंग हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है, एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। ये बातें हमने यहां पर देखी है, ये चीजें हमने यहां पर क्या है देखी है। अब देखते हैं आगे। एलएच का लेवल फॉल हो जाने से कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। अगर एलएच का लेवल फॉल हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या डिजेनरेट हो जाता है, एलएच फॉल। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता रहता है। तो इसी कारण के अगर प्रोजेस्टेरॉन स्रावित रहेगा, एक्टिव होता रहेगा, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन क्या है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन को भी कंट्रोल कर रहा है, उसे भी नहीं आने दे रहा है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल गिरने से क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है। कहने का मतलब है अगर वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो अगर कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। अगर ये डिजेनरेट हो जाएगा यानी ये क्या, छोटा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरॉन का क्या लेवल गिर जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने आप गिर जाएगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएंगे। 4 स्टेज के बाद फिर से फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। तो जो हमने हार्मोन्स पढ़े हैं तो उनके ये देखो, जो हमने पूरा पढ़ा उसका निचोड़ ये है अपने पास। जो हमने पूरा पढ़ा है उसका निचोड़ ये है, पूरा का पूरा, कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, ये सब बातें अब आपको बताने वाला हूं रिकैप में। बस 4 या 5 मिनट की बात हो रहा है। अब देखो, ये हमने सबसे पहले देखा मेंस्ट्रुएशन वाला। तो इस दौरान क्या है, 1 से 0 से 4 लिख रखा है। हमने यहां देखा था कि 3 से 4 दिनों तक क्या है,
रक्तस्रावन होता है और उस दौरान होता क्या है, एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर आ रही है। तो ये देखो एंडोमेट्रियम क्या टूट टूट करके बाहर आ रही है, एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, टूट टूट करके बाहर आ रही है, जो गर्भाशय की आंतरिक परत है टूट टूट करके बाहर आ रही है। एंडोमेट्रियम साइकिल यहां देखने को मिलेगा, हार्मोन साइकिल यहां देखकर को मिलेगा, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट क्या हो रहा है यहां देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये टूट टूट करके बाहर आ रही है, ठीक है। दूसरी आई हमारे पास फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज में याद करो, अब ये पहले में टूट गया, फॉलिकुलर स्टेज में क्या रिलीज हुआ था, एफएसएच। एफएसएच ने क्या रिलीज किया, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने क्या काम किया था, एंडोमेट्रियम का वापस थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दिया। टूटने के बाद धीरे धीरे ये देखो बननी शुरू हो रही है, धीरे धीरे देखो बननी शुरू हो रही है। तो इसमें कौन से हार्मोन देखे थे हमने, एफएसएच का भी लेवल बढ़ते हुए देखा था, और हमने यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते हुए भी देखा था। एस्ट्रोजन और एफएसएच फॉलिकुलर फेज में थे, एलएच भी था, तो ये देखिए एलएच का यहां पर जाकर के बढ़ रहा है ओव्यूलेटरी फेज के पास भी, ओव्यूलेटरी फेज के थोड़ा सा पहले और क्या फॉलिकुलर फेज के लास्ट एंड तक है, उसका स्टार्टिंग और लास्ट में ये बढ़ रहा है। अब ये देखो एस्ट्रोजन का कार्य क्या था, याद कर लो खुल दोबारा से, कि जो एंडोमेट्रियम उसको थिक करना, उसका निर्माण करना शुरू कर देना। एफएसएच का कार्य क्या था, एफएसएच का कार्य था एग जो है उसको क्या अंदर निर्माण करके, यानी जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करना, मैच्योर में फॉलिकल में कन्वर्ट करना, हो रहा है बिल्कुल सही। तो ये देखिए, ये यहां से अगर देखा, ये इस प्रकार से चलते हुए यहां से आगे देखो, यहां पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहां पे मैच्योर हो गया फॉलिकल यहां पर क्या हो गया, मैच्योर हो गया। खुद देखो वहां पर ये फॉलिकल क्या हो गया, मैच्योर हो गया है, यहां फॉलिकल क्या हो गया, मैच्योर हो गया। अब आगे कौन सा है, और ये कब तक जा रहा है, यहां पर 5वें दिन से 13वें दिन तक, फिफ्थ से 13 डे, 9 दिनों तक ये चला था प्रोसेस, 9 दिनों तक ये चला। कौन से, फिफ्थ से कौन सा है, 13 डे तक, 13वें दिन तक 9 दिन फॉलिकुलर फेज था, एस्ट्रोजन एफएसएच फिर से रिकॉल हो गया। अब आया था हमारे पास 14 डे आया था ओव्यूलेटरी फेज, ये देखो कौन सा है, ओव्यूलेशन हुआ था, अंडोत्सर्ग हुआ था, ओव्यूलेटरी फेज आया। इसमें देखो ये क्या है, जो मैच्योर फॉलिकुलर या ग्राफिन फॉलिकुलर है वो रैप्चर हो चुका है, टूट चुका है, और इससे ये बाहर आ चुका है, ओवियम बाहर आ चुका है। ये 14 डे हुआ, वेट किया, निषेचन होना था, हो गया, नहीं होना नहीं हुआ। लास्ट फेज जो हमारे पास ल्यूटियल फेज था, तो याद कीजिए कॉर्पस ल्यूटियस का निर्माण हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल थे वो पीले कलर के अंतस्रावी में बदल करके कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को क्या किया, रिलीज किया, स्रावित किया, उसका कार्य क्या, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है। तो ये देखो प्रोजेस्टेरोन का इसमें लेवल बढ़ा ही रहता है, बिल्कुल इसमें क्या लेवल है, बढ़ा रहता है। बाकी देखिए अगर हमारे पास ये LH है, LH का थोड़ा सा लेवल यहां बढ़ रहा है, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन वाला ओव्यूलेटरी फेज जो था, इसके अंदर LH का काफी हायर लेवल पे था, और दूसरे हार्मोन के अपने वापस उसी लेवल में आ चुका है जिस लेवल में वो घूम रहे थे, घूम रहे थे। तो ये एस्ट्रोजन है, ये पीले वाला एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है, LH का लेवल गिर गया है, LH गिर गया, एस्ट्रोजन थोड़ा बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है। एस्ट्रोजन का कार्य यहां क्या है, फिर से यहां पर इसको क्या मेंटेन करना, प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है, भ्रूण को रोपित करके रखना, बना के रखना, ये वाली चीजें। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा। तो ये था अपने पास मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र या जिसे रजो चक्र या रजो धर्म चक्र कहते हैं, इसे या रजो चक्र कहते हैं, या डेट कहा जाता है, या पीरियड्स कहा जाता है। तो ये हैं, इनके अंदर ये फेजेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलईओ के अंदर साफ और स्पष्ट डिफाइन कर रखा है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। पर ध्यान रखिए पीसीएस वगैरह हर किसी के लिए यहां से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर वीडियो समझ नहीं आई है तो एक बार और देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो का हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। धन्यवाद।